Hello guys, welcome to the 8th session of electrostatics. So far we have covered 7 sessions and we have covered a significant amount of syllabus. This particular session will bring an end to the concept called as electric field. और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं application of Gauss's theorem. So until electrostatics 7b we studied the end part was the Gauss theorem. एंड मैंने तुमसे कहा था कि गॉस थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा थ्योरम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत आसान बना देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का तरीका बहुत आसान बना देता है, ओनली फॉर द केसेस जो सिमेट्रिक हैं. जैसे गॉस थ्योरम में मैंने बात किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो सिमेट्रिक होना चाहिए. सो सिमेट्रिक केसेस के लिए हम गॉस थ्योरम को यूज करेंगे. बट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करने से पहले मैंने एक सवाल लास्ट मोमेंट पे यहां पर छोड़ा था एंड आई एम होपफुल कि आपने वो क्वेश्चन किया है. इन केस आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है देन इन दैट केस व्हाट आई वांट इज यू आर सपोज्ड टू पॉज दिस वीडियो, सॉल्व करो ये क्वेश्चन. द क्वेश्चन गोज दिस वे और यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियो. सो गो टू द प्रीवियस वीडियो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सॉल्व करो, उसके बाद यहां पर आओ. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वी हैव बीन गिवन अ क्यूब, इट्स एन इमेजिनरी क्यूब व्हिच हैज अ साइड A and then at one of the vertex of the cube a charge capital Q has been kept. और उन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा. नाउ फ्लक्स कितना पास हो सकता है? फ्लक्स इज गिवन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखने की कोशिश करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे पास हो रहे होंगे. ये सरफेस, इस सरफेस पे तो सरफेस के ऊपर से निकल जाएगा, सिमिलरली यहां पर भी सरफेस के ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन ये यहां पर सरफेस को कट करेगा. सो दीज लाइंस आर गोइंग टू कट दी सरफेस. ये जो है सरफेस पे से ग्रेस करेगा, ग्रेस यानी सरफेस पे से निकल गया, ये भी सरफेस पे से निकल गया. सो इफेक्टिवली कौन सा, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं क्यूब की, लेट मी नेम द क्यूब, लेट मी से दैट दिस इज A, दिस इज B, this is C, this is D, this is E, F, G, H. So these are the 8 coordinates of the cube that I have given you. In 8 coordinates के through I'm going to give you more information about the cube. किस तरीके से ये जो 8 coordinates मैंने आपको दे रखे हुए उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो surfaces through which ELOF will ग्रेज. नाउ ग्रेज का मतलब समझ जाना, ग्रेज का मतलब क्या होता है? दिस इज अ सरफेस, लाइंस ऊपर से ऐसे चली गई, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग, दिस इज कॉल्ड एज पेनिट्रेटिंग, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग. सरफेस को कट नहीं किया, सरफेस को कट किया, ग्रेजिंग, सरफेस को कट नहीं किया. सो सरफेसेस थ्रू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल ग्रेज आर, खुद देख लेना, A, B, F, E. ये साइड हो गया, then it will be A, B, C, D, then it will be A, E, H, D. तो इसके थ्रू वो ग्रेस कर जाएगा. Now surfaces through which electrostatic lines of forces will cut slash penetrate. किन सरफेसेस से वो पेनिट्रेट करेगा? तो पेनिट्रेशन वाला सरफेस जो है, जो कि फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर रेस्ट ऑफ द सरफेसेस व्हिच यू कैन राइट इट एज यू विल हैव E, F, G, H and then you will have C, D, H, G and then you will have C, B, F, G. तो इन सरफेसेस के थ्रू वो पेनिट्रेट करेगा. These will not contribute to flux whereas these are responsible, or I won't say responsible, these will contribute to flux. ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा. बट लेट मी टेल यू, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं थी. But my purpose here is not to solve this question. My purpose here is to make you understand the concept. तो यहां से आपको पता चल गया कि कौन कौन से सरफेसेस ग्रेज होंगे, कौन कौन से सरफेसेस जो है जिसके थ्रू फ्लक्स होगा, कौन से सरफेस के थ्रू फ्लक्स नहीं होगा. एक थियोरेटिकल सवाल बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन में मेरे से वो पूछा ही नहीं गया.
क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ कि इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि हमने पढ़ रखा है गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम कहता है दैट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड surface is equal to charge enclosed upon epsilon naught. Now when you look at this, तो ये सरफेस क्लोज्ड नहीं है, दी सरफेस इज क्लोज्ड बट इसके अंदर चार्ज क्लोज्ड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हो ना ब्लैक वाला, इफ आई लुक एट दिस, ध्यान से देखना, इफ आई टेक दिस एज द सरफेस, द वन दैट आई हैव मेड, these are inside, dotted lines are basically the inside lines, solid lines are outside. अगर मैं इस सरफेस को ले लूं और ये अपना मैं चार्ज मान लूं Q, तो ये चार्ज मेरा चार्ज एनक्लोज के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। गॉस लॉ पढ़ते वक्त, गॉस थ्योरम पढ़ते वक्त मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताया हुआ था, एंड दैट वाज कि द चार्ज कैन नॉट बी ऑन द गॉसियन सरफेस, द चार्ज हैज टू बी आइदर इनसाइड और आउटसाइड। पॉइंट चार्ज सरफेस पे नहीं हो सकता, सॉलिड चार्ज अंदर बाहर दोनों हो सकता है। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ रखा है। आप देख रहे हो पॉइंट चार्ज सरफेस के ऊपर है, तो ये मैं गॉस थ्योरम तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो इफ यू रिमेंबर, जो हमने पिछला सवाल किया था उसमें इस तरह का बाउल दे रखा हुआ था और यहां चार्ज Q था और बोला गया था फ्लक्स बताओ। तो ये चार्ज अगेन सरफेस पे था गॉस के, तो मैंने क्या किया, मैंने इससे क्लोज सरफेस बना दिया और पूरे के थ्रू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो सिमेट्रिसिटी से दिख रहा है कि इसके थ्रू उसका आधा होगा, तो हमने बोल दिया था Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम लॉजिक यहां पर लगाएंगे। किस तरीके से समझना, मुझे इस चार्ज को एनक्लोज करना है और ऐसे एनक्लोज करना है कि ये चार्ज एग्जैक्टली सेंटर में हो, जैसे ये चार्ज यहां पर सेंटर में था, उसी तरह से मुझे इसको एनक्लोज करना है। तो मैं कैसे करूंगा, इस क्यूब के बगल में एक और क्यूब बना रहा हूं, कौन से फेस से कनेक्टेड, ध्यान देना ये नेमिंग मैंने कर रखा हुआ है। सो इस क्यूब के बगल में, लेट्स गो बाय द नेमिंग दैट वी हैव डन, इसको मैंने A बोला था ना, सो दिस इज A, दिस इज B, this is C, and this is D, and similarly this is E, this is F, this is G, and this is H. Now अगर आप यहां पर देखेंगे, so I'm going to make sure, I'm going to bring multiple cubes, ऐसे बहुत सारे क्यूब्स मैं लेकर आऊंगा और उन क्यूब को इसके अगल बगल में लगाऊंगा सच दैट ये चार्ज ऐसा लगे कि ओवरऑल सरफेस के अंदर है और वो भी सेंटर पे है। ये चीज मुझे पता चलनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज मैंने गॉस लॉ को क्रिएट करना है। यहां पर चार्ज अंदर होना चाहिए, सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, सरफेस नोन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं एक क्यूब लेकर आता हूं और उस क्यूब को मैं फर्स्ट क्यूब लेकर आया और फर्स्ट क्यूब सिमेट्रिक क्यूब, फर्स्ट क्यूब को लेकर आया और फर्स्ट क्यूब को यहां से जोड़ दिया। ये जो फेस है ना AEHD, AEHD, सो मैंने AEHD फेस से अपने फर्स्ट क्यूब को जोड़ दिया। तो अब मेरा क्यूब कैसा दिखने वाला है, इस क्यूब को मैंने जोड़ा तो इसको जो है मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। सो ये ऐसे मैंने ला करके जोड़ा है, ध्यान देना, अच्छे से देखते रहना। ये इस तरह से यू मैंने ला करके जोड़ दिया। आई होप आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। तो मैंने एक क्यूब ला करके यहां पर जोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब जो है इसको देखो, अभी भी ये सिमेट्रिकली सेंटर में नहीं आया हुआ है, तो मैं एक और क्यूब लेकर आता हूं और उस क्यूब को जो है इस फेस से जोड़ देता हूं। कौन से फेस से? सेकेंड क्यूब लेकर आया मैंने और सेकेंड क्यूब को मैंने ABCD फेस से जोड़ दिया। ABCD फेस से जोड़ा तो कुछ ऐसा मेरा सरफेस बना, इस तरह से। ट्राई टू इमेजिन, इस तरह से जो है मैंने ला करके इसको जोड़ दिया है। तो ये देख रहे हो यहां पर कौन से फेस से जोड़ा? ABCD से। तो अभी भी देख रहे हो ये सेंटर में नहीं दिख रहा, अभी भी ये 3/4 दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला क्यूब भी कंप्लीट कर लिया। तो अब मैंने ये वाला क्यूब भी कंप्लीट किया, तो ये वाला क्यूब ऐसे कंप्लीट कर लिया मैंने यूं। तो अब आपको कैसा दिख रहा है? अब आपको दिख रहा है कि ये आपका क्यूब था, उसके बगल में यहां एक क्यूब जोड़ा, इस फेस पे क्यूब जोड़ा और यहां जो खाली था वहां पर एक क्यूब जोड़ा। तो अब ये चार्ज को ये चारों क्यूब शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये चार्ज सेंटर में तो दिख रहा है, बट ये चार्ज अभी भी गॉसियन सरफेस पर है। मैं बड़े गॉसियन सरफेस को देख रहा हूं। when you want to look at the larger Gaussian surface, तो in this case the larger Gaussian surface that we're looking at is, ये रेड मार्कर को फॉलो करना,
ये लार्जर गॉसियन सरफेस है, उसके सेंटर में है, बट लेकिन अभी भी चार्ज सरफेस के ऊपर है। तो मैंने हूबहू ऐसा ही सेटअप ऊपर भी क्रिएट किया, हूबहू ऐसा ही सेटअप ऊपर भी क्रिएट किया, उसको भी मैं ब्लू से बना लेता हूं। तो हूबहू ऐसा सेटअप मैं ऊपर क्रिएट करूंगा तो ऐसा दिखेगा सब कुछ मुझे। ठीक है, यहां पर भी सिमिलर चीज मैंने किया, हूबहू ऐसा ही सेटअप ऊपर क्रिएट कर दिया, यहां भी सिमिलर चीज मैं कर रहा हूं, हूबहू ऐसे ही सेटअप मैं ऊपर क्रिएट कर रहा हूं, और यहां पर भी मैं ऐसे ही सेटअप ऊपर क्रिएट कर रहा हूं। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन इज आई हैव यूज्ड 8 क्यूब्स, 4 नीचे 4 ऊपर। और अब इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको सिंपल तरीके से मैं दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, है ना, एकदम सिंपल तरीके से। सिर्फ बड़ा वाला क्यूब, अब देखना, बड़ा वाला क्यूब, सिर्फ बड़ा वाला क्यूब। स्पेस नहीं दिख रहा है यहां पर मुझे, सो बड़ा वाला क्यूब मुझे दिखाना है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर दिखाने की कोशिश करता हूं। बड़ा वाला क्यूब देखना, ये रहा मेरा चार्ज, ये रहा मेरा चार्ज कैपिटल क्यूब, और ये बड़ा वाला क्यूब है जो कि 8 छोटे क्यूब से मिलाकर बना हुआ है। और मेरा जो ओरिजिनल क्यूब था ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरा जो ओरिजिनल क्यूब है वो क्यूब कैसा होगा उसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। सो दिस वाज लाइक दिस, आपका यहां पर ऐसे जाएगा ये, और ये ऐसे बना, और उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे बन गया, और ये ऐसे बन गया, और ये ऐसे बन गया। यस, इन 8 क्यूब में से ए बी सी डी ई, सॉरी दिस इज एफ, सो ई एफ जी, और यहां पर कहीं पर एच, ये मेरा जो है छोटा वाला क्यूब है। यानी कि 8 क्यूब से ये बना है। अब अगर आप देखोगे, अगर आप ब्लैक लाइन से बड़ा वाला सरफेस मानते हो, तो फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस कौन सा, 8 क्यूब को मिलाकर, यहां पर कंसिडरिंग ऑल 8 क्यूब, सारे क्यूब को मिलाकर अगर मैं देखूं, देन इट इज द चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये चारों क्यूब के थ्रू फ्लक्स सेम है, बिकॉज यहां पर चार्ज सेंटर में है, तो इस क्यूब से जितना जा रहा है उतना इस क्यूब से जा रहा है, उतना इस क्यूब से जा रहा है, उतना इस क्यूब से जा रहा है, यानी 8 क्यूब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सेम। यहां देखो, इसके थ्रू जितना होगा, इसके बगल वाले के थ्रू भी उतना ही होगा, इसके नीचे वाले के थ्रू भी इतना ही होगा। यानी 8 क्यूब से फ्लक्स अगर सेम है, तो मेरे एबीसीडी वाले से, यानी कि मेरे एबीसीडी वाले से, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच वाले से कितना होगा, 1/8 चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हम क्या करते हैं, कभी भी हमें एक डायग्राम दे दिया हो, चार्ज दे दिया हो, और फ्लक्स निकालने की बात करें, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है कि आप उस डायग्राम के आसपास, क्यूब हो, हेमिस्फीयर हो, तो आप उसके आसपास और कंस्ट्रक्ट करो डायग्राम को, सच दैट पॉइंट नंबर 1, वो चार्ज आपका सेंटर पे सिमेट्रिकली रहे, वो चार्ज सरफेस पे ना हो, अंदर एनक्लोज्ड हो, और आप बड़े से फिगर का फ्लक्स निकाल दो, और फिर देखो कि आपके गिवन हिस्से से कितना फ्लक्स हो सकता था। क्योंकि सारे फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप देख लो कि आपने कितने बार उसको रिपीट किया था इस पर्टिकुलर केस को बनाने के लिए। स्फीयर में हमने 2 बार किया था, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हमने 8 बार रिपीट किया, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट गिव्स अस द answer. So this was the solution to this problem. This question is, in my opinion, not very easy to understand, but focus करना, अगर वो उस क्वेश्चन का, वो कहते हैं ना कि वो बात आपको समझ में आ गई ना, फीलिंग आ गई ना कैसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देन दिस इज डन। फिर तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, इतने डायग्राम बनाने की नौबत ही नहीं आने वाली, बट समझाने के लिए मैंने इतने डायग्राम बना दिए हैं। सो पे अटेंशन, रिवाइंड इट, एक बार फिर से दोबारा देखो। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसके पहले एक छोटा सा पॉज लेते हैं। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने पढ़ रखा हुआ था, लेट मी राइट डाउन द गॉस थ्योरम, एंड द गॉस थ्योरम गोज लाइक दिस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस
flux through any closed surface can be written as closed integration E dot dA. इस तरीके से. What was this? This was called as closed integration. What is this? This is the total, ध्यान देना, total electric field. Pay attention to the word total electric field. And obviously this is the elemental area that we have taken. हमने जो elemental area लिया है वो ये हो गया. Now if इसमें further modification होता है, if electric field is constant, then जब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज, आप जो है अपना इंटीग्रेशन साइन यहां लेकर जा सकते हैं एंड यू विल एंड अप हैविंग फाई क्लोज्ड सरफेस के थ्रू विल बी नथिंग बट E dot A, because this integration of dA will make it to be A. Integration of dA will become A only if the electric field is constant. अब जो है हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, बट बिफोर वी अप्लाई दो पॉइंट का ध्यान रखना है यहां पर, 2 points. द फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी, आप जो भी सरफेस चूज करें, द सरफेस शुड बी क्लोज्ड. सेकेंड, इट शुड बी नोन, पहचान वाला होना चाहिए, वरना आप उसके बारे में कुछ लिख ही नहीं पाओगे. जो चार्ज होगा, the charge should be inside and it should be placed symmetrically placed हो. symmetrically placed होगा तब जाकर के आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, राइट? तो इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखना. I am looking at the first application. अच्छा, why exactly we are applying Gauss's theorem? The purpose of the application of Gauss theorem is this. Application of Gauss theorem will be able to help us find out electric field का मैग्नीट्यूड निकालने में आसानी होती है और बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. नाउ दिस इज लाइक दिस. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q. एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले अपना पॉइंट चार्ज Q ले लो यहां पर, और आपसे पूछा गया एट अ डिस्टेंस स्मॉल r डिस्टेंस पे आपको निकालना है. सो आपसे कहा गया है कि स्मॉल r डिस्टेंस यानी इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ये रहा आपका चार्ज Q, इसके वजह से इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो सबसे पहले अगर हमें गॉसियन थ्योरम लगाना है तो हमें सरफेस बनाना होगा. उस सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस. अब ये गॉसियन सरफेस बनाना है. ये गॉसियन सरफेस ऐसा होगा जो कि चार्ज को एनक्लोज करेगा और वो चार्ज नोन होगा. वो गॉसियन सरफेस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. सो एक पॉइंट चार्ज के आसपास मैं ऐसा कौन सा सरफेस बना सकता हूं जो कि उस पॉइंट चार्ज को पूरा रैप कर लेगा, एनक्लोज कर लेगा, और उस सरफेस की मुझे जानकारी होगी. अब ये ऐसा कौन सा सरफेस हो सकता है? एक और कंडीशन का ध्यान रखना है कि चार्ज एक तो अंदर हो और चार्ज सिमेट्रिक हो. इमेजिन, टेक अ ब्रेक, पॉज करो, इन कंडीशंस को इमेजिन करते हो, सोचो कि कौन सा सरफेस आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपका यहां पर गॉस लॉ अप्लाई हो सके. ऑलराइट, आई होप तुमने सोच लिया है. लेट मी टेल यू द आंसर. द आंसर इज अ स्फेरिकल सरफेस. आपको इस पॉइंट से पास होते हुए यू विल हैव टू ड्रॉ अ स्फीयर. इट हैज टू बी अ स्फेरिकल सरफेस. आई टेल यू व्हाई. सबसे पहले एक स्फीयर जो है इस चार्ज Q को एनक्लोज करता है. यस, दिस कंडीशन हैज बीन टेकन केयर ऑफ. स्फीयर क्लोज्ड है, दिस कंडीशन हैज बीन टेकन केयर ऑफ. स्फीयर की एरिया के बारे में जानकारी होती है, नोन, दिस कंडीशन हैज बीन टेकन केयर ऑफ. एंड अगर ये चार्ज सेंटर पे मैंने रखा तो ये पर्टिकुलर स्फीयर के सरफेस पे हर एक पॉइंट से ये चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है. एंड दैट्स हाउ माय स्फीयर इज गोइंग टू बी द गॉसियन सरफेस. तो यहां पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया दैट द गॉसियन सरफेस दैट आई नीड टू हैव इज गोइंग टू बी अ स्फीयर. तो आपको यहां पर स्फीयर बनाने की जरूरत थी. दैट इज समथिंग दैट यू हैव मेड. अब आप क्या करेंगे? आप जो है इस स्फीयर पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो.
ऐसे ले लो एक छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंटल एरिया लो, यहां पर आपने ले लिया एलिमेंटल एरिया, इस एलिमेंटल एरिया का वेक्टर बना लो। इस एलिमेंटल एरिया का वेक्टर क्या होगा, इस एरिया से परपेंडिकुलर, और स्फीयर के सरफेस से परपेंडिकुलर जो एरिया होता है या जो भी वेक्टर होगा वो रेडियल होगा। ध्यान रखना, आपने पढ़ रखा हुआ है कि एक सरफेस है, ये एक सर्कल है और ये रेडियस है, तो रेडियस जो होता है वो सर्कल से परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहां पर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर बनाऊंगा देन दैट एरिया इज गोइंग टू बी दिस इज दैट एरिया DA वेक्टर। अब आप क्या करो कि आप जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज क्यों क्रिएट करेगा, तो आप जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, जिसको मैं रेड से लिख रहा हूं, वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा एंड दैट विल बी रिटन एज E। ये आपने E लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, उसका मैग्नीट्यूड मत लिखो, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपने सिर्फ चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और ये एरिया लिख दिया। तो यहां पर लेट मी राइट डाउन, DA is the elemental area and E is electric field। DA is the elemental area and E is the electric field। तो आपने यहां पर E का वैल्यू लिख दिया है, this is the value of E। अब आप आकर के गॉस का ये वाला फॉर्म लिखो, then you write it as phi through the closed surface is equal to closed integration E dot dA is equal to charge enclosed upon epsilon naught। तो यहां पर इंटीग्रेशन E dot dA को सॉल्व करना शुरू करो, जो मैं यहां पर करने वाला हूं। E dot dA, देखो E dot dA are they in the same direction? Yes, they are in the same direction। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलेगा, E dA cos of 0। सो आपने क्या किया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dot dA हो गया E dA cos of 0 degree because they are in the same direction is equal to charge enclosed। charge enclosed, कितना चार्ज enclosed है इस सरफेस में, it is Q upon epsilon naught। अब जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। ध्यान से देखना कैसे, क्या ये चार्ज से ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, यस, डायरेक्शन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लिखना चाहता, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसी होता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हम लोग। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता वो डायरेक्शन ये रखता, बट उसका मैग्नीट्यूड फिर से सेम होता। व्हाई, बिकॉज ये पॉइंट इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है, चार्ज सेम है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो आप ये तो आपका हो गया 1, इसको आप निकाल दो बाहर, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगी। अब आप इसको लिखोगे E क्लोज्ड इंटीग्रेशन DA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन DA, अगर ये छोटे छोटे एरिया को आप इंटीग्रेट करो और ऐड करते रहो बार बार, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया। और पूरा एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां पर आपका क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, this is closed integration will be 4 pi small r square because this distance was small r, area of sphere is equal to charge enclosed upon epsilon naught। इसको यहां ले जाओ, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square। यही तो पढ़ रखा था तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वहां पर मैंने लिखवाया था ना, K Q by R square और 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square। सेम चीज हमने गॉस थ्योरम से लिखा एंड इसको बहुत आसानी से लिखा है हमने। अब गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, एंड आई वांट यू टू रिमेंबर दोस पॉइंट्स। फर्स्ट, गिवन सेटअप के लिए आपको गॉस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के थ्रू गॉसियन सरफेस बनाएंगे। स्टेप नंबर 1, इसे लिखते जाओ, अपने भाषा में लिख लो। स्टेप नंबर 2, वो जो गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे वो गॉसियन सरफेस की जानकारी आपको होनी चाहिए। इट शुड बी अ नोन सरफेस, इट शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस। स्टेप नंबर 3, आप जो सरफेस बनाएंगे उस सरफेस के रिस्पेक्ट में आपका गिवन चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए और वो चार्ज अंदर होना चाहिए। और इस तरीके से आपको 3 स्टेप फॉलो करके अगर आप सक्सेसफुली गॉसियन सेटअप बना पाए तो आपका गॉसियन सेटअप बन गया।
अब आपके गॉसियन सरफेस पर एक छोटू सा एलिमेंट सेलेक्ट करो और उस छोटू से एलिमेंट के ऊपर आप जो है अपना गॉस लॉ लिखो, जिस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। एक छोटू सा एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसकी एरिया वेक्टर बना दिया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया और उस पर आपने अपना गॉस थ्योरम लिख दिया। अब गॉस थ्योरम आपने लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दो विथ अप्रोप्रिएट कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद सिंस आपने सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी और उसको बाहर निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलना बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकालोगे तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आया तो इसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये इंटीग्रेशन के अंदर फंसा हुआ है तब तक बॉस प्रॉब्लम है, तो आपको इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको इसको सिमेट्रिकली प्लेस करना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालो, एरिया इंटीग्रेट करो, छोटे छोटे एरिया को ऐड करो, टोटल एरिया आ जाएगा और इसको यहां लेके चले जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू मिल भी गई। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने गॉस लॉ को या गॉस थ्योरम को अप्लाई करके जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला है। इन द नेक्स्ट पार्ट इसी गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम कोशिश करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले ड्यू टू अ लाइन चार्ज। But before we do that, इसका डायग्राम तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सो अब क्या करेंगे, should we go for the line charge? Yeah. Charge spherical shell. Okay. तो अभी मैं हट जा रहा हूं, जरा पॉज ले लो और इस पर्टिकुलर स्क्रीन को कॉपी कर लो। यस, अब जो है आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। आई होप यू रिमेंबर दिस, do not forget. ओके, मैं सेकेंड एप्लीकेशन करने जा रहा हूं। इन दी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे दे दी गई है, उसमें चार्ज Q है और उसका रेडियस कैपिटल R है, और इसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो लेट मी फर्स्ट मेक द स्फीयर। तो यहां पर मैं अपना स्फीयर बना दे रहा हूं। दिस इज द स्फेरिकल शेल, इसके सरफेस पे चार्ज Q और इसका रेडियस R है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला गया। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अ शेल, व्हाट इज अ शेल? शेल इज अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब इट्स लाइक अ स्फीयर जो अंदर से खाली है, बाहर से खाली, बाहर तो ऑब्वियसली एयर है या वैक्यूम होगा, अंदर एयर है या वैक्यूम होगा। सो द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। इसमें आपके पास दो रीजन आ जाएगी। वो दो रीजन कौन सी है? द फर्स्ट रीजन इज इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर क्या होगा। द नेक्स्ट रीजन दिया था रीजन एस, आउटसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर के बाहर। यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें दो रीजन को एड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। द फर्स्ट रीजन विल बी, इसको पार्ट ए बोल देता हूं, इट विल बी इनसाइड स्फीयर। स्फीयर के अंदर की बात चल रही है, राइट? इनसाइड द स्फीयर वी आर टॉकिंग अबाउट। इनसाइड स्फीयर मतलब ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से दिस पॉइंट, हम कोई इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, यानी कि हम बात कर रहे हैं इनसाइड स्फीयर का मतलब होगा स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, लेस देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सेकेंड रीजन के लिए हमें जब सॉल्व करना होगा देन दैट विल बी आउटसाइड स्फीयर। जब स्फीयर के बाहर की बात करेंगे तो हमें फील्ड निकालना होगा किसी इस पॉइंट पर, लेट्स से दिस इज अगेन पॉइंट P, बट दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल r एंड दिस पर्टिकुलर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये आउटसाइड स्फीयर की बात चलेगी। अब इनसाइड स्फीयर की बात करते हैं। जब हम इनसाइड स्फीयर की बात करेंगे तो ये मेरा स्फेरिकल शेल है और
और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये मेरा स्फेरिकल शेल है, दिस इज हैविंग चार्ज q रेडियस r। कोई एक पॉइंट p ले लिया मैंने जो कि इनसाइड द स्फीयर है, और इस पे मुझे फील्ड निकालना है। गॉस लॉ, हमारे गॉसियन सरफेस को इस पे से पास करो। कौन से पॉइंट से? जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, गॉसियन सरफेस नोन होना चाहिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। ऑल यू कैन थिंक ऑफ इज अगेन अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये बन गया आपका गॉसियन सरफेस। दिस ब्लू इज द गॉसियन सरफेस, राइट। अब इसमें जब आप लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें ध्यान देना, यहां पर अगर आप इसके अंदर चार्ज देखोगे तो बॉस इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, बिकॉज जो चार्ज है वो आपके स्फेरिकल शेल के ऊपर है। इस स्फेरिकल शेल के ब्लैक लाइन के स्फेरिकल शेल के ऊपर है। इस ब्लू गॉसियन स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सो दिस विल टर्न आउट टू बी 0। तो यहां से आपको दिखेगा दैट क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dA टर्न्स आउट टू बी 0। अब मैं जब भी बोलूं, ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूं आपसे दैट P डॉट R इक्वल टू 0, इसका मतलब P मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ R cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। यानी कि इसमें P 0 हो सकता है, R 0 हो सकता है, cos थीटा 0 हो सकता है। तीनों में से कोई भी 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। बट आप यहां पर देखोगे कि इस केस में एरिया 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 नहीं है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी 0, राइट? एरिया 0 नहीं है, दोनों के बीच का एंगल 0 नहीं है, देन इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन जो कि 0 हो सकता है, एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the hollow sphere turns out to be 0। ये हुआ आपका inside the hollow sphere, the electric field is 0 because the charge enclosed is 0। इसी चीज को अप्लाई करते हैं for a point which is outside the sphere। My diagram will continue to remain same, that's the spherical shell q comma r, q is the charge, r is the radius, but now my point is this is my point P, इस पे मुझे निकालने बोला गया, this is at a distance small r। तो मैं इस पॉइंट से अपना स्फेरिकल शेल बनाऊंगा, और मैंने अपना स्फेरिकल शेल ऐसे बना दिया। अब इस पॉइंट पर जो है मैंने स्फेरिकल शेल बना दिया। स्फेरिकल शेल है, यहां पर हम गॉसियन सरफेस की बात करें, एंड द गॉसियन सरफेस इन दिस केस टर्न्स आउट टू बी अ स्फीयर। अब इस पर्टिकुलर स्फीयर पे आप कोई भी छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लो और उस एलिमेंटल एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो। ये मैंने छोटा सा एलिमेंटल एरिया, मेरी चॉइस है जहां पर भी लेना चाहूं, चलो ये मैंने छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया और इसका ये दिखा मुझे एरिया वेक्टर, और ये दिखेगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे दिखता है क्लोज्ड फाई थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू E डॉट dA। तो इसमें हो जाएगा इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर E तो ऐसे ही रहा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन dA हो जाएगा बिकॉज इसके दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, देखो मेरे इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा मेरा चार्ज स्फीयर आ चुका है। तो चार्ज एनक्लोज्ड इज नथिंग बट द कंप्लीट चार्ज व्हिच इज गोइंग टू बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस छोटे से एरिया को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। तो यहां से मुझे मिलेगा E outside, this is E inside, so E outside मुझे मिलेगा 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। ये मुझे मिल गया E outside। अगर इस आप वैल्यू को देखो तो आपको एक चीज क्लिक हो जाना चाहिए कि ये is the formula for a point charge। ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला दिख रहा है। Now why is that happening? I want you to understand something। किसी भी स्फेरिकल शेल को अगर आप देखेंगे, बाहर से देखेंगे तो आपको पॉइंट ही दिखेगा। ऐसे इमेजिन करना, इमेजिन करके देखना कैसे करेंगे। एक छोटा सा स्फेरिकल शेल ले लो, इस स्फेरिकल शेल को बहुत दूर से जाकर देखो। इमेजिन करो ये स्फेरिकल शेल है, यहां इसको बोलो कि भाई तू पकड़ इसे,
हाथ में पकड़ने दे दो किसी को, और तुम चले जाओ 2 किलोमीटर दूर, वहां से स्फेरिकल शेल को देखो, तुमको क्या दिखेगा? इट विल लुक लाइक अ पॉइंट. And if it looks like a point, then it should also show the attributes of a point, and the formula for electric field should turn out to be the formula for a point charge. And hence यहां पर आप देख रहे हो तो बाहर जो फॉर्मूला क्रिएट करके आ रहा है यहां पर, for a spherical shell is the formula for a point charge. यानी कि spherical shell के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0. स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 1/4 pi epsilon naught q by r square. स्फेरिकल शेल के बाहर से अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको स्फेरिकल शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा. सो व्हाट आई वांट इज, आप यहां पर एक नोट भी लिखेंगे, एंड दैट नोट विल बी स्फेरिकल शेल will look like a point charge from outside. बाहर से point charge के लिए दिखेगा, and hence electric field outside is going to be 1/4 pi epsilon naught q upon r square, and that is the value. अब इसको आप नोट करिए, मैं पॉज लेता हूं यहां पर. विल देन गो फॉर द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. जस्ट अ व्हाइल अगो हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू अ spherical shell having charge q and radius capital R. That is what we calculated, the electric field inside the spherical shell and outside the spherical shell. और वो फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला turned out to be, so this is like electric field due to a spherical shell uniformly charged spherical shell, and this was q comma r. इस तरह का मैं केस दे रखा हुआ था. यहां पर व्हाट आई वांट इज, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना है, एंड दैट इज दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. हम गॉसेस लॉ लगा करके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल कर ला रहे हैं, जैसे हमने पॉइंट चार्ज, अब पॉइंट चार्ज तो ठीक है, पॉइंट चार्ज में दिक्कत नहीं है. हमने जो स्फेरिकल शेल के लिए फॉर्मूला लिख दिया कि भाई अंदर जो है 0 है और बाहर जो है 1/4 pi epsilon naught है, q upon r square है. ये तब है जब आपका स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. सो प्लीज मेक श्योर दैट वी आर डीलिंग विद अ केस जहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, बिकॉज अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा देन इन दैट केस द वैल्यूज विल टर्न आउट टू बी डिफरेंट. और इनफैक्ट यहां पर मैं चाहता हूं कि आप एक और चीज ऐड कर लो. आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल. तो काइंडली यहां पर एक और चीज ऐड करो, we are talking about non-conducting spherical shell. तो जस्ट जो अभी हमने डेरिवेशन किया उसमें लिख दो non-conducting. ये दो टर्मिनोलॉजीज की सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको बाद में समझ में आएगा जब हम कंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना याद रखना, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जरूरी है. नॉन कंडक्टिंग इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज कंडक्टर का बिहेवियर अलग हो जाता है. कंडक्टर में देयर कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में देयर इज नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. दूसरा, यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा तो हर तरफ चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली आसानी से लिखा जा सकता है. नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब यह होगा कि एक तरफ ज्यादा चार्ज है दूसरी तरफ कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा, अलग अलग पॉइंट पे सिमेट्रिकली नहीं लिखा जाएगा, तो गॉस का लॉ अप्लाई करना मुश्किल होगा. तो ये दो टर्म को याद रखना. द फॉर्मूला दैट वी वर एबल टू गेट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड टर्न्ड आउट टू बी 0 and the electric field outside turned out to be 1/4 pi epsilon naught q upon small r square. तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ग्राफ बना लो. आई एम गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल r. ये ग्राफ मैं बनाने वाला हूं, एंड हेंस इसको हम बना लेते हैं. this is the charged shell जो कि मैंने डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर दिया है. यहां पर ये मेरा r रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल r. ये स्मॉल r मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर आप देखेंगे इसमें
तो इस केस में if you are able to see, in fact let me only plot the right side of it, ये left side में plot नहीं कर रहा, so let me get rid of this, not that helpful, तो मैं right side से plot कर रहा हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये shell है, ये अंदर का region है, so this line corresponds to small r equal to capital R, this region is inside and this region is outside, इस बात का ध्यान रखना। इनसाइड की अगर आप बात करेंगे तो आपका फील्ड कितना था, द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0, तो यहां से लेकर यहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो 0 लिखा जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 लिखा जाएगा। और अचानक से यहां से आपका बाहर जैसे आप चले जाओगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0q/r², यानी कि यहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से वेरी करना शुरू कर देगा, तो ये इस तरह से आपका वैल्यू जो है लिखा जाएगा। So it's going to be like this. ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², या कि आप लिख सकते हो दिस कर्व represents electric field inversely proportional to r² and hence the curve is like this. Infinity पे this value will reach 0. यहां पर तो आप लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0, आपने सीधा लिख दिया। यहां पर इसको कैसे लिखोगे, दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज R equal to capital R and this will be written as E is equal to 1/4πε0 q/R²। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। प्लीज रिमेंबर दिस ग्राफ एंड द फॉर्मूला। The idea is the graph will tell you how electric field varies and it will also tell you the behavior of the electric field, and इसी के साथ साथ आप इसी ग्राफ में इस फॉर्मूले को याद भी कर लो। सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे मजा नहीं आएगा। So remember the diagram, remember the shell or the charged non-conducting spherical shell, remember this particular graph and then remember the values. This is how you can very easily remember the whole case in totality. ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। We are moving to the next part, the next application of Gauss theorem. Now we are moving on to the next application of Gauss's law. The first application was point charge. The second application was hollow spherical shell, non-conducting and charged. The third application is we are trying to identify the electric field due to a, दो चीजों पे बहुत स्ट्रांगली ध्यान देना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, नॉन कंडक्टिंग। सबसे पहली चीज, गॉस लॉ लगाते वक्त मैं यूनिफॉर्मली चार्ज चाहता हूं, वरना बहुत ही असिमेट्रिक तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा तो उसे लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, नॉन कंडक्टिंग, जैसे मैंने कहा था कंडक्टर का बिहेवियर अलग है, वो हम पूरा पढ़ेंगे व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर कंडक्टर। यहां पर वी आर डीलिंग विद अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। व्हेन आई से सॉलिड, तो सॉलिड का मतलब क्या है, भरा हुआ, खाली नहीं है। सॉलिड मतलब भरा हुआ, स्फेरिकल शेल खाली होता है, दिस इज भरा हुआ, राइट। तो अब अगर मैं यहां पर एक सॉलिड स्फीयर बनाऊं, देन हाउ विल द सॉलिड स्फीयर लुक लाइक, दैट्स द सॉलिड स्फीयर, ये भरा हुआ है। सो दिस इज लाइक, इसको मैं ऐसे डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज फिल्ड, चार्ज पूरा अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर बॉडी के अंदर भरा हुआ है, राइट। दिस इज व्हाट अ सॉलिड स्फीयर विल लुक लाइक। दैट्स द सेंटर। अगेन इसमें दो रीजन होंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अभी जो है मैं इनसाइड के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, इनसाइड के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो पार्ट ए आई एम सॉल्विंग फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, दैट इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो इनसाइड सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं। अब इनसाइड सॉलिड स्फीयर के लिए हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। आप यहां पर देखोगे तो आपका जो चार्ज है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दे रखा हुआ है एज Q, R. Q का मतलब Q इज द टोटल चार्ज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर एंड R इज द रेडियस। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे, द चार्ज Q is uniformly distributed inside the volume।
कितना वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप, है ना, कि पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे समझने की कोशिश करना कि 10 कूलम चार्ज अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10 कूलम चार्ज 5 सेंटीमीटर क्यूब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं तुमसे उठाकर पूछ दूं कि बताओ कि 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा। फिर से सवाल पूछ रहा हूं, 10 कूलम चार्ज 5 सेंटीमीटर क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। यदि 10 कूलम चार्ज 5 सेंटीमीटर क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 2 कूलम चार्ज, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में क्या कितना होगा 4 कूलम चार्ज। ये डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप आपने लगा दिया है ना, कि इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज। ये तब कहा जा सकता है व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये चीज नहीं कहा जा सकता, इसीलिए मैंने आपसे कहा था हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि हम इनसाइड द स्फीयर लेने वाले हैं, इनसाइड सॉलिड स्फीयर। तो मैं मान लेता हूं कि भाई वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट P जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग आप जो है गॉसियन सरफेस बनाओ एंड यू विल मेक अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये आपने बना लिया अपना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब आप इसके वजह से देखेंगे तो आप इसमें गॉस लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। गॉस लॉ क्या बोलेगा, द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें ध्यान रखना ये आपका जो होता है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये होता है आपका चार्ज इनसाइड। तो इसको देखने से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन हमेशा इनसाइड चार्ज का होता है। तो आपका जो है इतना ही चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो यहां पर चार्ज एनक्लोज्ड मुझे ये लिखना है, यानी कि मुझे इसका चार्ज निकालने की जरूरत है। अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपको दिखेगा dA एरिया वेक्टर। तो अब आप लिखेंगे यहां पर कि दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो आप E को बड़ी आसानी से बाहर निकाल देंगे जैसे हमेशा हमने बाहर निकाला था। क्लोज्ड इंटीग्रेशन dA लिख देंगे इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर E क्लोज्ड इंटीग्रेशन लिख देंगे। अच्छा ये वैल्यू कितना था, दिस वैल्यू वाज स्मॉल r, तो स्मॉल r है तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें सारा का सारा सवाल आकर के यहां अटक गया है कि आपको चार्ज एनक्लोज्ड पता होना चाहिए। सो नाउ आई एम अबाउट टू कैलकुलेट कि इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा। सो लेट्स कैलकुलेट द चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज इसके अंदर कितना एनक्लोज्ड है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू कंसिडर। नाउ चार्ज एनक्लोज्ड हम निकालना चाह रहे हैं। सो चार्ज एनक्लोज्ड हम कैसे निकालेंगे, आप देखना यहां पर Q जो चार्ज है वो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। Q चार्ज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 4/3 पाई इसका वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्मॉल r क्यूब। ध्यान से जैसे मैंने कहा था 10 कूलम चार्ज 10 सेंटीमीटर क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। Q 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्मॉल r क्यूब यानी कि द वन रिप्रेजेंटिंग दिस वॉल्यूम, द छोटा वॉल्यूम, उसमें कितना चार्ज होगा, और उसी के चार्ज को हम बोलते हैं चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये बोलूंगा मैं चार्ज एनक्लोज्ड। तो इस तरीके से हमारे पास 1-to-1 1-on-1 रिलेशन डेवलप हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको दिखेगा Q मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू QE मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो इसमें जो है आप 4/3 पाई कट कर दो, यहां से आपको दिखेगा दैट द चार्ज एनक्लोज्ड टर्न्स आउट टू बी Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब।
ये आपका चार्ज एनक्लोज निकल कर आ गया। तो ये टर्म भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे बहुत काम आता है। इसको बकायदा आप लिख सकते हो, दिस इज चार्ज इनसाइड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। कब ऐसा होगा? जब आपका टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल आर के रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ इनपुट दिस वैल्यू हियर, व्हेन यू इनपुट दिस वैल्यू हियर यू गेट, वापस लेकर आओ इसको, यहां मैं लिख रहा हूं वापस, तो लिखूंगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड विच इज Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब द होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये स्मॉल आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा एंड यू विल हैव देयरफॉर आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R अपॉन R क्यूब। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गया। यहां पर अगर आप देख रहे हो देन द वेरिएबल इज दिस इज द वेरिएबल, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप रिलेशन देखो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। हमेशा क्या आता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अंदर के रीजन में स्फेरिकल शेल में कितना आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, and in that case the value is not as the previous value, there is electric field, the electric field inside is not 0, because पिछले केस में electric field inside was 0 because there was no charge inside, but in this case you have some charge inside. तो ये हुआ इनसाइड वाला पार्ट, ये हमने सॉल्व कर लिया। We solved this. Now if I look at the B part, ये B पार्ट तो मैं सॉल्व करने वाला ही नहीं हूं, R ग्रेटर देन कैपिटल R। एकदम लॉजिक से लगाएंगे इसको। सिंपल सा सवाल पूछता हूं, अगर मैंने आपके सामने एक बॉल रख दिया, एक स्फीयर, बोला बाहर से देखो, तुमने बाहर से देखा, मैंने पूछा बताओ कि अंदर से खाली है कि अंदर से भरा हुआ है, क्या तुम देखकर बता पाओगे? द आंसर इज नो। तुम्हें अंदर दिख ही नहीं रहा, तुम बता ही नहीं सकते अंदर से खाली है कि अंदर से भरा हुआ है। सो फॉर यू, आप जब किसी भी स्फीयर को, वो सॉलिड हो या वो हॉलो हो, बाहर से देखते हो तो सेम दिखता है। इसका मतलब आपकी नजर में बाहर से सॉलिड और हॉलो स्फीयर सेम है, तो उसके एट्रीब्यूट सेम होंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो उस केस में आप जब इसको बाहर से देखेंगे, फट से डायग्राम बना दे रहा हूं, ये भले ही भरा हुआ है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जब आप इसको बाहर से देखेंगे देन इट विल लुक लाइक अ पॉइंट चार्ज, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सीधा ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये इनसाइड, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, द वे वी रोट इट फॉर अ स्फेरिकल शेल, द वे वी रोट इट फॉर अ पॉइंट चार्ज। सो द अंडरस्टैंडिंग इज for a spherical shell as well as for a solid sphere, बाहर से देखेंगे तो पॉइंट चार्ज दिखता है, फर्क कहां पड़ता है? अंदर स्फेरिकल शेल 0, सॉलिड स्फीयर नॉन जीरो, एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। आप चाहो तो यहां पर अपनी मर्जी से गॉसियन सरफेस बनाओ, पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो, द आंसर विल टर्न आउट टू बी सेम। तो यहां पर आपको दिखेगा दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड is inversely proportional to R square. Please remember these values, है ना? इस फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है। और अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एंड बिफोर आई मेक द ग्राफ just need to pause the video and note down the whole concept written here. इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसको सीख लो, अच्छे से सीख लो कि चार्ज एनक्लोज्ड हम कैसे निकालते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। अब जो है मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो मैं ये वाला रीजन थोड़ा क्लीन करूंगा। Okay,
सो यहां पर हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये मैं यहां पर डॉटेड से स्फीयर भी बना देता हूं ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो पाएगी। इमेजिन करना कि भैया आपका ये सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज था। ये आपका एक्स एक्सिस है r, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अगर देखेंगे तो अंदर के रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। यहां पर देख लो, दिस रिप्रेजेंट्स r इक्वल टू कैपिटल R, दिस इज इनसाइड रीजन एंड दिस इज आउटसाइड रीजन। और इनसाइड रीजन में इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद इट स्टार्ट्स फॉलोइंग, दिस विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद इट विल स्टार्ट फॉलोइंग लाइक दिस। तो यहां पर आपको दिखेगा E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और आपको दिखेगा E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और यहां पर जो वैल्यू होगी दैट विल बी E ऑन द सरफेस, दैट विल बी 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। R इक्वल टू कैपिटल R डाल दो, तो इसमें लिखो या इसमें लिखो, आंसर सेम आएगा, बिकॉज सरफेस जो है वो इनसाइड रीजन और आउटसाइड रीजन दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। एंड दैट इज हाउ यू प्लॉट द ग्राफ। सो प्लीज रिमेंबर द ग्राफ एज वेल एज द फॉर्मूला। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट, अगला एप्लीकेशन देखना शुरू कर। नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तीन एप्लीकेशन मैंने देखा, पहला पॉइंट चार्ज, सेकंड स्फेरिकल शेल, थर्ड सॉलिड स्फीयर। नाउ फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long line charge having linear charge density lambda। ये तो मैं अच्छी तरह याद है, 2k lambda by x, 2k lambda by x याद है, ये हमने डेरिवेशन करके, इंटीग्रेशन करके हमने जिसकी वैल्यू निकाली थी। You will be surprised to know कि गॉस लॉ एक चुटकी में इसका आंसर देगा। कैसे? पहले तो मैं लाइन चार्ज बना लेता हूं। दिस इज माई, ऊपर नीचे इंफिनिटी है ना, ऐसे ऊपर नीचे गया, दिस इज माई लाइन चार्ज, ये मेरा लाइन चार्ज है, एंड इट हैज अ डेंसिटी ऑफ लैम्डा। लाइन चार्ज डेंसिटी यानी कि दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूं कि ये जो लाइन चार्ज है इट इज पॉजिटिव इन नेचर। जस्ट थोड़ा सा डायरेक्शन दिखाने में आसानी रहेगी, तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं। और मुझसे कहा गया है कि इससे x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट बोलता है कि उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास करो। ओके, गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, यस। सेकेंड, नोन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, गॉसियन सरफेस जो है उसके सरफेस पे चार्ज नहीं होना चाहिए। ओके, किस केस में? डिस्क्रीट चार्ज में, कंटिन्यूअस में हो सकता है। एंड एनक्लोज्ड होना चाहिए। आई थिंक यही सारी कंडीशन है जिसको हमें सेटिस्फाई, हाँ, सिमेट्रिक होना चाहिए, चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इस लाइन चार्ज के लिए इमेजिन करो कि गॉसियन सरफेस कैसा होगा। अभी तक हम स्फीयर बना रहे थे, स्फीयर यहां नहीं बना पाओगे, खुद सोचना, बनाकर देखो फिर रब कर देंगे हम लोग इसको। ये स्फीयर बना लो, ऐसे स्फीयर बनाओ। देख रहे हो क्या ये पॉइंट से डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट से डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट से डिस्टेंस ये है, क्या डिस्टेंस सेम है? द आंसर इज नो। इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी? द आंसर इज नो। तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाओगे? द आंसर इज नो। इसका मतलब गॉस लॉ का यूज नहीं कर पाओगे, लग जाएगा बट फायदेमंद नहीं होगा। यानी कि स्फीयर अगर बना भी देते तो इट वुड हैव बीन अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो द आंसर इज डेफिनेटली नॉट स्फीयर। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। सोचो क्या हो सकता है? व्हाट कैन इट बी? पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। लेट्स गेट बैक। इट इज अ सिलेंडर। देखना कैसा सिलेंडर, मैं इस तरह से सिलेंडर बना लूंगा। इस तरह से सिलेंडर बना लूंगा ताकि ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरे इस पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस पर आ जाए। फायदा देखना इसका क्या होगा। पहली चीज, सिलेंडर के बारे में मुझे पता है, यस। सिमेट्रिक है, यस। चार्ज देखो, हर एक पॉइंट इस कर्व्ड सरफेस पर इक्वल डिस्टेंस पर है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। यानी कि सिलेंडर काम करेगा, बट सिलेंडर का 3 सरफेसेस है। कौन से 3 सरफेस है?
this is the top circle, this is the curved surface and this is the bottom circle. तो हमें जब इसको सॉल्व करना है तो तीन सरफेसेस पर गॉसियन थ्योरम लगाना पड़ेगा. तो हमें लगाना होगा गॉसियन थ्योरम which says phi through the closed surface is equal to closed integration E dot dA is equal to the charge enclosed upon epsilon naught. इसका हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे. नाउ ये क्लोज्ड सरफेस जो सिलेंडर है वो बना कैसे है, इसको तीन हिस्सों में हम सॉल्व करेंगे. पहला आपका हो जाएगा टॉप सर्कल, फिर हो जाएगा आपका बॉटम सर्कल और फिर हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस. इन तीन को मिलकर के आपका गॉसियन सरफेस जो है वो बना है. अच्छा, जब आप टॉप सर्कल को लेंगे तो टॉप सर्कल में ये वाला एक पॉइंट कंसीडर कर लो, है ना, इसको बोल दो पॉइंट नंबर 1. तो ये पॉइंट नंबर 1 के लिए मैं लिख रहा हूं. सिमिलरली जब आप बॉटम सर्कल लेंगे तो बॉटम सर्कल के लिए ये पॉइंट ले लेना, इसको बोलना पॉइंट नंबर 2, तो इसको लिखना पॉइंट नंबर 2 के लिए. और जब हम कर्व्ड सरफेस लेंगे तो यहां पर लिख देना, इसको बोलना पॉइंट नंबर 3, सो इसको लेंगे हम पॉइंट नंबर 3 और फाइनली हम लिखेंगे अपना वैल्यू. तो चलो पॉइंट नंबर 1 के लिए लाइन चार्ज की वजह से तुम इस बात को बखूबे जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मानो, पॉइंट 1 पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, पॉजिटिव. लेकिन 1 पे आप सरफेस एरिया देखोगे तो यहां पर होगा dA1, ऐसे हो जाएगा, राइट. सिमिलरली यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E2 और यहां पर अगर आप सरफेस एरिया देखेंगे तो नीचे की तरफ dA2. सिमिलरली अगर आप थर्ड पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E3 और इसी में अगर आप इसका सरफेस एरिया भी देखेंगे तो सरफेस एरिया भी बाहर की तरफ dA3. अब जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, हाउ वुड यू सॉल्व दिस, यू विल सॉल्व दिस एज इंटीग्रेशन E1 dA1 with a dot product plus integration E2 dA2 with a dot product plus integration E3 dA3 with a dot product. यहां पर अगर आप देखेंगे तो E1 dot dA1, इनके बीच में the angle is 90 degree, dot product in the case of 90 degree is 0. 90 degree dot product in the case of 90 degree is 0. इन दोनों के बीच में the angle is 0. So this boils down to E3 dA3 integration is equal to charge enclosed upon epsilon naught. तो सिर्फ ये बचा. अब अगर आप देखोगे तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे हर एक पॉइंट x डिस्टेंस दूर है. ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, x डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट लो, x डिस्टेंस दूर. यानी ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आ रहा है और यही तो मुझे चाहिए था. और जो चीज कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है. तो अब मैं इसको E3 नहीं लिखूंगा, अब इसको मैं सिर्फ E लिखूंगा. सो मेरे पास बचा इंटीग्रेशन E dA and I'm going to do it only for the curved surface, and if I do it for the curved surface I get charge enclosed upon epsilon naught. तो ये आ जाएगा बाहर. So I get E integration of the curved surface dA is equal to charge enclosed upon epsilon naught. अब charge enclosed कैसे आएगा? See, lambda क्या है? Lambda is the linear charge density, यानी हर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है. तो कहने का मतलब है कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी मुझे दे रखा हुआ 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, हर मीटर पे 10 माइक्रोकूलम, तो कोई बोलेगा बताओ 5 मीटर पे कितना, तो 10 इंटू 5. लैम्डा हर यूनिट लेंथ पर है, तो यानी चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, द चार्ज एनक्लोज्ड इज दिस लेंथ ना, ये वाला जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है, इतना ही तो चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड होगा. मान लो इस लंबाई को आप बोल दो h, मान के चलो कि इसका सिलेंडर का जो हाइट था वो h था, तो ये h अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर है, तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू h, यानी कि लैम्डा इज पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ व्हिच इज h. अब इसका एरिया कितना निकल कर आएगा, आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई, इसका रेडियस कितना है x, इनटू हाइट कितना है h, ये आपको पता है, जाकर देख लेना फॉर्मूला, इज इक्वल टू लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट. h हो गया कैंसल,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन एक्स, ये दिख रहा है मुझे। आप एक काम करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2, तो इसको मैं लिखूंगा 4, यहां लिख दूंगा 2, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K, सो 2K लैम्डा अपॉन एक्स। ब्यूटिफुल, वी गॉट द सेम आंसर जो कि हमने इंटीग्रेशन करके लाया था, बट इस केस में वी गॉट दैट आंसर विथ बेयर मिनिमम कैलकुलेशन। सी, अभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि गॉसेस लॉ में तुम्हें बहुत इमेजिन करना पड़ रहा है, बट बिलीव मी, द मोमेंट यू गेट अ होल्ड ऑफ गॉस लॉ, योर electrostatic electric field calculation for all the symmetric cases, uniform charge distribution will become super easy, और बहुत आसानी से कर लोगे इस चीज को। सो इसका मैं हाथों हाथ जो है ये बना ले रहा हूं, डायग्राम बना ले रहा हूं, ग्राफ बना ले रहा हूं। सो द ग्राफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का मैं ग्राफ यही बना ले रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है कि इसका x equal to 0 पे it's going to be infinity, x equal to infinity पे it's going to be 0, so the curve will turn out to be this, ऐसे हाइपरबोलिक इन नेचर होगा। That's it, कुछ इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनेगा। प्लीज रिमेंबर दिस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दिस was the second last application of Gauss law. इसके बाद हम आखिरी एप्लीकेशन देखेंगे Gauss law का। So please kindly note this down before we move forward. Okay, so now the last application of Gauss law वो यूज करते हैं, but let me rub this first very quickly. Pause the video, rub करने में टाइम लगेगा, please pause the video. Now the fifth application of Gauss theorem, and in this case we are going to calculate the electric field due to a uniformly charged non-conducting sheet. But what kind of sheet is this? This particular sheet is an infinite sheet. Infinite sheet यानी कि लेंथ और ब्रेथ में वो शीट इनफाइनाइट होगा, और उस शीट के लिए वो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वो शीट कैसे है? इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड इट इज नॉन कंडक्टिंग। नाउ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जरूरी था, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग इसलिए कह रहा हूं बिकॉज कंडक्टिंग में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नाउ चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे वेरी कर जाएगी, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एट अ लेटर स्टेज। अभी के लिए हम सिर्फ मान के चलते हैं कि हम नॉन कंडक्टिंग के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट मी मेक अ शीट। सो दिस इज अ शीट दैट आई हैव टेकन 3 डायमेंशन में। इसको थोड़ा सा आइसोमेट्रिक व्यू में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू विजुअलाइज एज मच एज यू कैन। Yes, this is the sheet that I've taken, और ये शीट यहां पर इंफिनिटी जा रही है, ये शीट ऐसे ऊपर भी इंफिनिटी जा रही है, ये शीट यहां पर इंफिनिटी जा रही है साइड से, और ये शीट यहां पर भी इंफिनिटी जा रही है। What I'm trying to tell you is the sheet that I'm taking is a sheet something like this. ऐसे ये शीट है, ऐसे मैंने इसका आइसोमेट्रिक व्यू बना रखा है, तो ये शीट को ऐसे इमेजिन करना, ये ऊपर भी इंफिनिटी है, नीचे भी इंफिनिटी है, यहां भी इंफिनिटी, यहां भी इंफिनिटी। सो दिस इज द शीट दैट आई एम ट्राइंग टू इमेजिन। अब मुझे जो है इस केस में एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा सच दैट उस गॉसियन सरफेस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाऊं। नाउ व्हाट यू आर लुकिंग एट इज दिस इज एन आइसोमेट्रिक 3D व्यू। ये 3D व्यू आप देख रहे हैं, मैं इसका साइड व्यू बना देता हूं, द साइड व्यू दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट। अब वो साइड व्यू कैसा होगा? वो साइड व्यू ऐसा दिखेगा, उसकी थिकनेस दिखेगी यहां पर इस तरह से, ये इंफिनिटी जा रहा है नीचे, ये इंफिनिटी जा रहा है। व्हेन आई से साइड व्यू, देन साइड व्यू में तुम्हें कुछ ऐसे बताना चाह रहा हूं कि ये आपका शीट था ऐसे, ठीक है, ऊपर इंफिनिटी, नीचे इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी, तो ये आइसोमेट्रिक आपने ऐसे देखा। अब इसको मैं बकायदा ऐसे सामने से देख रहा हूं, सामने से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा मुझे, ऊपर इंफिनिटी, नीचे इंफिनिटी, बाहर इंफिनिटी, अंदर इंफिनिटी, तो मैं इसको सामने से देख रहा हूं। अब मुझे एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है जो गॉसियन सरफेस मेरे कंडीशंस को सैटिस्फाई करे। फर्स्ट, गॉसियन सरफेस जानने वाला हो, नोन हो। सेकेंड, वो सिमेट्रिक हो, चार्ज उसके हिसाब से सिमेट्रिक हो। थर्डली, चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए और गॉसियन सरफेस मेरा क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ये गॉसियन सरफेस जो है हमारा एक सिलेंडर होगा,
कैसा सिलेंडर होगा देखना, मैं एक ऐसा सिलेंडर लूंगा जो सिलेंडर इसको काट रहा होगा और ऐसे इक्वली इस डायरेक्शन में होगा, और इतना ही ये जो है सिलेंडर जो है अंदर की डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। एक सिलेंडर मैंने लिया जो कि इतना यहां पर है और इतना यहां पर है, आई मीन टू से अगर मैं उसको यहां पर कट करूंगा देन द सिलेंडर विल लुक समथिंग लाइक दिस। यस, इस तरह से वो सिलेंडर होगा। हुआ क्या होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बोला गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मैंने उस पॉइंट से अपने गॉसियन सरफेस को पास कर दिया, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इससे मैंने अपने गॉसियन सरफेस को पास कर दिया। आई हैव टेकन द गॉसियन सरफेस टू बी अ सिलेंडर। ये पॉइंट और ये पॉइंट अपने आप में सिमेट्रिक है। द रीजन इज ये भी लगभग x डिस्टेंस पर यहां पर होगा और ये भी लगभग x डिस्टेंस पर यहां पर होगा, राइट? तो इस तरह से मैंने अपना गॉसियन सरफेस ले लिया। तुम इसमें अगर स्फेरिकल सरफेस लेकर के इस पर्टिकुलर शीट को कट करने की कोशिश करोगे देन इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होगा। इन ऑर्डर टू गिव यू फर्दर इमेजिनेशन, इमेजिन दिस टू बी द शीट, और लेट्स से इसमें मैंने एक होल किया और यहां से ऐसे मैंने सिलेंडर पास कर दिया। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, इमेजिन दिस टू बी शीट, यहां से मैंने होल किया और सिलेंडर पास कर दिया। इसमें ये कर्व्ड सरफेस है, ये आपका जो है एक सर्कल हो जाएगा, एक दूसरा सर्कल हो जाएगा। दिस इज हाउ द सेटअप इज गोइंग टू लुक लाइक। अब जो है मुझे इसके लिए गॉस के लॉ को लिखना है। अब मैं गॉस के लॉ को कैसे लिखूंगा? अच्छा, ये इनफाइनाइट शीट में हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमें दे रखा हुआ है। अब मुझे इसके लिए गॉस लॉ लिखना है। इसमें मेरे पास तीन तरह का सरफेस है। दिस इज माय लेफ्ट सर्कल, दिस इज माय कर्व्ड सरफेस एंड दिस इज माय राइट सर्कल। और ये x है तो ये भी x मैंने ले रखा हुआ है। अब जो है मुझे लिखना होगा गॉस लॉ। गॉस लॉ हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dA is equal to charge enclosed upon epsilon naught, and this is going to be the flux through the closed surface. अब ये flux through the closed surface, ये closed surface तीन surface मिलाकर बनाएंगे। It's going to be your left circle, is going to be your right circle, and it will be the curved surface. तो पहले तो तीनों ही सरफेस पे एरिया का वेक्टर बनाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा E, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा E। नाउ यू माइट वंडर कि मैंने दोनों को E क्यों लिखा, E1 E2 क्यों नहीं लिखा? समझो, इस शीट से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पॉइंट भी तो शीट से x डिस्टेंस पर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। इसीलिए भले ही डायरेक्शन अलग अलग है बट मैंने उसका मैग्नीट्यूड सेम लिखा। चलो यहां पर एक पॉइंट ले लो, चलो ये वाला पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिखाओगे ऐसे, लेट्स से आपने इसको E डैश बोला। अब हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर बनाओ, हाँ, हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर बनाओ। यहां पर आपका एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे dA, सिमिलरली आपका यहां पर एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे dA, और यहां पर एरिया वेक्टर बनेगा इस तरह से dA। अगर आप देखोगे तो कर्व्ड सरफेस वाले केस में इनके बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे लेफ्ट सर्कल के लिए इंटीग्रेशन E डॉट dA, ये आपका लेफ्ट सर्कल, प्लस इंटीग्रेशन E डैश डॉट dA, sorry, it's going to be E dot dA, right circle, plus integration E dash dot dA for the curved surface. This is for the left, this is for the right, and this is for the curved. This will be given as 0 because ये दोनों 90 डिग्री पर है, और ये बन जाएगा EDA cos of 0 plus EDA cos of 0, and these two addition should turn out to be charge enclosed upon epsilon naught. इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? देखो, ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज एनक्लोज्ड है, यानी कि एरिया कितना एनक्लोज्ड है? शीट का ये एरिया इसके अंदर एनक्लोज्ड हो चुका है, और इस एरिया को आप मान लो A, इस एरिया को आप मान लो A। तो अब जो है इंटीग्रेशन साइन, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां पर जो चार्ज होगा, इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा, दैट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू द एरिया A, क्योंकि इसका एरिया A था ना,
चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो ये सिलेंडर जितने एरिया को कट करेगा उतना ही चार्ज इस सिलेंडर के अंदर होगा, सो इट्स गोइंग टू बी सिग्मा इनटू ए। तो आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। देखो अगर x मैंने फिक्स कर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। इस सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, बिकॉज हर एक पॉइंट x x x डिस्टेंस पर, हर एक पॉइंट x x x डिस्टेंस पर। तो ये e को आप बाहर निकालोगे, ये e को आप बाहर निकालोगे, यू विल हैव ट्वाइस e इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड कितना? सिग्मा इनटू a, सिग्मा इनटू a। सो 2e इंटू इंटीग्रेशन डी ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, बिकॉज ये एरिया को ऐड कर दोगे तो ए बन जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा इनटू ए। देयरफॉर व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग इज, अच्छा ये चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, तो एप्सिलॉन नॉट लिखो, एप्सिलॉन नॉट लिखो, एप्सिलॉन नॉट लिखो। ए कट कर दो तो यहां से अपने को मिला दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, so electric field due to an infinite sheet, what kind of infinite sheet? Uniformly charged, non-conducting infinite sheet is sigma upon 2 epsilon naught। कहीं पर भी क्या तुम्हें x दिखा? The answer is no, कहीं पर भी आपको x का वैल्यू नहीं दिखा। यानी किसी भी इनफाइनाइट शीट के आप कितनी भी दूरी पर रहे, किसी भी इनफाइनाइट शीट के आप कितनी भी दूरी पर रहे, the electric field value will be constant and that will be sigma upon 2 epsilon naught, and it will not depend on the distance of your point from the sheet, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में ये x का वैल्यू कहीं पर आ ही नहीं रहा। So you do not, since you do not have this x का value, it is not dependent on the distance, and the electric field for an infinite sheet turns out to be sigma upon 2 epsilon naught. This made the problem so easy। अगर गॉस थ्योरम नहीं होता, बिलीव मी, तुम इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन से करने बैठते तो करते ही रह जाते, आंसर ही नहीं आता। इट वुड हैव बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो गॉस इज द ब्रह्मास्त्र ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर ये फाइनाइट शीट होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि फाइनाइट शीट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होता है। इनफाइनाइट शीट ऊपर भी इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी, बाहर भी इंफिनिटी, अंदर भी इंफिनिटी। अगर हर डायरेक्शन में इंफिनिटी है तो मेरा हर एक पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा, हर एक पॉइंट सेंट्रल होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह इंफिनिटी है, तो मेरा हर एक पॉइंट सेंट्रल होगा। सो उस केस में हर एक पॉइंट अपने आप में सिमेट्रिक हो जाएगा, एंड हेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर लुकिंग एट एन इनफाइनाइट sheet। With this, I'm ending this particular session, और इस सेशन में हमने गॉस थ्योरम का या गॉस के लॉ का एप्लीकेशन देखा, एंड वी एंडेड अप सॉल्विंग मल्टीपल केसेस। ये हमने जो है इसका 5th एप्लीकेशन देखा है। नाउ विल बी यूजिंग गॉसेस थ्योरम टू सॉल्व अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, बट इन द सब्सिक्वेंट सेशन। अगले सेशन में मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा और पोटेंशियल के बारे में पढ़ाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जो है पोटेंशियल के बारे में पहले से पढ़ लो, एंड व्हाट एन अमेज, मतलब कौन सी किताब से पढ़ सकते हो? यू कैन रेफर एनी बुक, बट आई विल रादर रिकमेंड यू कि आप HC वर्मा रेफर करना या फिर DC पांडे रेफर करना, और पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को जो है पहले से रीड करके रखना, क्योंकि है बहुत आसान, लेकिन अगर जरा यहां वहां हो गए तो ट्रिकी लगने लगेगा। तो पढ़ के रखना, अगले सेशन में जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से रिकॉल होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in this particular video, again, in order to improve the video, please give me feedback so that I can make a better video for you, and this video has been made public, so आप जो है अपने JEE NEET 11th 12th साइंस के जो भी फ्रेंड्स आपके रेफरेंस में हैं, प्लीज उनके साथ शेयर करिए। लेट देम आल्सो लर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लेट देम लर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अमिड द लॉकडाउन। हो सकता है कि उनके यहाँ पर पढ़ाई ना हो पा रही हो, तो क्यों ना अगर हमारे जरिए वो लोग पढ़ रहे, देन बहुत अच्छी बात हो जाएगी, राइट? सो इन दैट केस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक्स करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करो। You know, you can also let me know what do you expect out of it, or what is your opinion, so you can comment it over there on the description. In the description you will have my WhatsApp number, so you can connect to me on WhatsApp using that particular number. Description जरूर देखना, description में there will be some reading material, there will be some assignment that you will have to solve, right? Do not wait कि मैं आपको जो है अलग अलग फॉर्म में असाइनमेंट दूंगा। आप जो है पैरेलली योर चॉइस ऑफ बुक, जो मटेरियल हमने आपको दिया, उसके अलावा HC वर्मा, USS, DCP, BM शर्मा। फॉर JEE स्टूडेंट HC वर्मा, DC पांडे और BM शर्मा। फॉर नीट स्टूडेंट HC वर्मा एंड USS
किताब लेकर के जितना पढ़ा दिया उससे रेलेवेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, राइट। एंड कुछ क्वेश्चंस मैं कवर करके जो है अपने इस सेशन में भी डिस्कशन करवाता रहूंगा। अभी मैं असाइनमेंट आपको देने वाला हूं, एंड आई विल बी पिकिंग अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम दोस असाइनमेंट एंड विल बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, बाय।